आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 9 जिसका नाम है एंजाइम। ठीक है। इससे हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं जिसमें इसका परिचय दिया हुआ है आपके बुक में। तो सबसे पहले देखो कि जैव रासायनिक क्रियाएं। आप परिचय में अगर देखते हो तो दिया हुआ है जैव रासायनिक क्रियाएं क्या चीज होती है, ये हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे बात एंजाइम की करेंगे। तो जैव रासायनिक क्रियाएं किसी भी जीवित कोशिकाओं में, है ना, किसी भी जीवित कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। अब आता है कि जैव रासायनिक क्रिया जो है उसको हम क्या कर देते हैं, यानी कोई भी जीवित कोशिका है उसमें जो भी क्रिया होगी उसे हम क्या बोलेंगे? जैव रासायनिक क्रिया। अब जो जैव रासायनिक क्रिया है उसके हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार में हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है वो है उपचय अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा आती है आपकी अपचय अभिक्रिया। अपचय अभिक्रिया या इसको बोला जाता है कैटाबोलिक, और इसको बोला जाता है एनाबोलिक। ठीक है, उपचय अभिक्रिया और अपचय अभिक्रिया। अब क्या होता है, हाँ, अपचय अभिक्रिया और क्या होता है उपचय अभिक्रिया। यहाँ पर देखो, हम लोग उपचय अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं बेटा, एनाबोलिक कह रहे हैं। ठीक है, एना का मतलब से आप ले सकते हो एड करना। तो यहाँ पर एडिशन होते हैं, क्या होते हैं, एडिशन, यानी छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़ते हैं और बड़ा अणु क्या कर देते हैं, बना देते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो उपचय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, यानी एक तरीके से हम कहें कि ये संश्लेषण प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें छोटे अणु जुड़ते हैं और बड़े अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इनके होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। आगे बात समझ में। अगर हम इसका उदाहरण ले लेते हैं तो देखो, CO2 प्लस H2O, और ये हो गई ऊर्जा हमारा प्रकाश, और क्या बना, C6H12O6 प्लस O2। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ना। बैलेंस करो इसको तो क्या आ जाएगा, 6 6 और 6। ठीक है, तो ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, छोटे अणु है जुड़कर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो बड़ा अणु बना रहे हैं। आगे बात समझ में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, संश्लेषण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, छोटे अणु जुड़ते हैं, बड़े अणु को बनाते हैं, होने के लिए ऊर्जा दी जाती है ना, ऊर्जा दे रहे हैं हम प्रकाश। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। एडिशन हो रहा है, ध्यान रखना। एनाबॉलिक मतलब ए, यानी एना से लिखते हैं, ए से एडिशन, है ना, तो जुड़ रहे हैं यहाँ पे छोटे तत्व। ठीक है, फिर आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जो है वो विघटनकारी अभिक्रिया है, यानी इसमें टूटना होता है, टूटते हैं। ठीक है, केट, केट से याद कर लो, कट, कट मतलब टूटना, काटना, है ना। तो इसमें क्या होगा, बड़ा अणु जो है वो क्या करेगा, छोटे अणु में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, छोटे छोटे अणु में, यानी ये बड़ा है तो ये छोटे छोटे अणु में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमारी क्या अभिक्रिया होती है, जो है कैटाबोलिक अभिक्रिया होती है। उसके फलस्वरूप क्या होती है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, इधर हम क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, और जो छोटे बड़े अणु जो होते हैं वो टूटते हैं और छोटे अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल दूं अगर मैं, तो कौन सा है, श्वसन। श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका है, क्या होता है, C6H12O6 टूटा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, प्लस O2 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगी, 38 ATP, है ना। या फिर इसको हम बात करते हैं किसके अंदर, किलो केल्विन में, तो 613 किलो केल्विन जो है एनर्जी के रूप में इसकी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। अब यहाँ पर अगर बैलेंस करो तो 6O2 6CO2 6H2, जस्ट इसका अपोजिट हो गया है, ये देखो ये वाला, है ना।
तो ये जो आपकी अभिक्रिया होती है ये श्वसन में होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, टूटता है। तो बड़ा अणु है लेकिन टूट रहा है छोटे अणुओं में और ऊर्जा को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है ना। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, ये अभिक्रिया हो गई हमारी जो श्वसन की अभिक्रिया है वो, ठीक है। तो ये आपको अब नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा, किसमें, CO2 H2O और एटीपी के अंदर, 38 एटीपी के अंदर। तो ऊर्जा क्या हुई, मुक्त हुई। तो ये दो अभिक्रियाएं हो गई हमारी, उपचय अभिक्रिया और अपचय अभिक्रिया, ठीक है, उपचय और अपचय, ठीक है। अब इन दोनों को ही हम कंबाइंडली जो है क्या कह देते हैं, उपापचय अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपापचय अभिक्रिया, या फिर हम कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जब भी नाम आता है उपापचय अभिक्रिया का तो मतलब समझना किसकी बात हो रही है, समझ आया। अब जितनी भी अब बात करते हैं हमारी मेन कंटेंट की, ये तो था परिचय, है ना। तो अब बात करते हैं हम किसकी, कि एंजाइम। एंजाइम्स क्या चीज होती है, तो एंजाइम ऐसे कार्बनिक पदार्थ है, यानी ऐसे कार्बन युक्त पदार्थ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो क्या करते हैं, इन अभिक्रियाओं को, इन उपापचय अभिक्रियाओं को संपन्न करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंजाइम क्या चीज है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, इनको संपन्न होने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो अभी हम लोग हमारा मेन टॉपिक जो है बेटा वो स्टार्ट करेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम की संरचना हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो एंजाइम की जो संरचना होती है, ये एंजाइम है, इसके दो हिस्से होते हैं। मतलब कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, ठीक है। राइबोजाइम एंजाइम जो होता है वो किसका बना होता है, RNA का, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो दो चीजों से मिलकर होता है। इसके अंदर मुख्य घटक के रूप में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर सहायक घटक या द्वितीय घटक हम बोलेंगे जो अप्रोटीन भाग होता है ना। यानी इसका मुख्य हिस्सा जो बना वो किससे बना होगा, प्रोटीन से, और कुछ हिस्सा जो होता है वो अप्रोटीन भाग से बना होता है, जो सहायक घटक होता है, मुख्य घटक होता है प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा एंजाइम जिसके क्या होंगे, दो भाग होते हैं, उसे बोला जाता है होलो एंजाइम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, प्रोटीन हिस्सा भी पाया जाता है और अप्रोटीन हिस्सा भी पाया जाता है। तो प्रोटीन हिस्सा जो होता है ना, इस होलो एंजाइम में, उसे क्या कहा जाएगा, एपोजाइम। प्रोटीन भाग को क्या कहा जाएगा, एपोजाइम। तो ये हिस्सा क्या है इसका, एपोजाइम। फिर अप्रोटीन भाग जो होता है, यानी ये प्रोटीन से निर्मित नहीं है, अप्रोटीन भाग जो है उसको बोला जाता है सहकारक, ठीक है। और सहकारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं इसके, सबसे पहले है प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। दूसरा आ गया आपके सह एंजाइम, और तीसरा आ गया सक्रियक, ठीक है। तो ये होता है, यानी ऐसा ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन वाला हिस्सा भी हो और अप्रोटीन वाला भी हिस्सा हो, उसे हम हेलोजाइम बोलेंगे। हेलोजाइम में जो हिस्सा प्रोटीन वाला होता है उस भाग को एपोजाइम बोलते हैं, और जो हिस्सा अप्रोटीन भाग वाला होता है वो सकारक होता है। और सकारक कितने प्रकार के होते हैं एंजाइम्स में, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रिय। तो अभी हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सहकारक के प्रकार को, यानी अप्रोटीन हिस्से के जो विभिन्न भाग है उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो देखो, सहकारक में पहला प्रकार कौन सा है बेटा, प्रोस्थेटिक समूह। क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, यानी जब कार्बनिक प्रकृति के अप्रोटीन भाग, मतलब इनमें कार्बन तो उपस्थित होगा लेकिन ये प्रोटीन युक्त नहीं होंगे, तो कार्बन प्रकृति के अप्रोटीन भाग
प्रकृति क्या है इनकी, कार्बनिक, मतलब कार्बन उपस्थित है, तो कार्बनिक प्रकृति के अप्रोटीन भाग एंजाइम के एपोजाइम भाग से दृढ़ता पूर्वक जुड़े हो, यानी मजबूती से जुड़े हो। जैसे ये है, ये एपोएंजाइम हो गया, अब इसमें अगर मान लो ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, कौन सा, इसका सहकारक का प्रोस्थेटिक समूह, क्या होगा कि ये जो एपोजाइम वाला हिस्सा है ना, उससे ये बिल्कुल बहुत मजबूती से बॉन्ड के द्वारा क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। आ गई बात समझ में। तो ऐसे जो अकार्बनिक प्रकृति के यानी कार्बनिक प्रकृति के अप्रोटीनस जो भाग होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जैसे कि साइटोक्रोम, उदाहरण क्या है इसका, साइटोक्रोम, समझ आया। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका सह एंजाइम। ये ध्यान रखना, ये सहकारक है यानी को फैक्टर है, और ये क्या है, को एंजाइम है। दोनों अलग है, को लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ फैक्टर है और यहाँ एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम यही होता है कि ये अप्रोटीन भाग है, लेकिन ये कैसे था, ये दृढ़ता पूर्वक, मतलब जो एपोजाइम वाला भाग था उससे कैसे था, मजबूती से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये क्या है, दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं होगा, दृढ़ता से जुड़ा नहीं होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो एपो एंजाइम वाला भाग है ना, इस एपो एंजाइम वाले भाग में ये होगा, लेकिन क्योंकि ये दृढ़ता पूर्वक नहीं है, तो ये बाहर क्या कर सकता है, निकल भी सकता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, और वापस जोड़ना चाहे तो वापस जुड़ भी क्या करता है, जुड़ भी सकता है। उदाहरण इसके एनएडी, NADP, ठीक है, ओ एंजाइम ए, ये सब किसके उदाहरण है, सह एंजाइम के क्या है, उदाहरण है। और सह एंजाइम को डायलिसिस क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया, डायलिसिस क्रिया के द्वारा एंजाइम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। आगे बात समझ में। और फिर तीसरा आ गया सक्रियक। तीसरा कौन सा प्रकार है इसका, तीसरा प्रकार है इसका सक्रियक। देखो ये तीसरा प्रकार आपका आता है इसमें सक्रियक, ठीक है। तो ये हमारे सहकारक के प्रकार थे प्रोस्टेटिक। इसमें क्या था कि जो एपोजाइम है उससे क्या होगा, दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हुआ होगा, है ना, अप्रोटीन वाला भाग। फिर है सह एंजाइम, इसके अंदर अप्रोटीन भाग दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसको अलग कर सकते हैं डायलिसिस विधि द्वारा। तीसरी कौन सा प्रकार बचता है, पहला पढ़ लिया हमने सहकारक का, दूसरा सह एंजाइम पढ़ लिया, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है, पढ़ना है हमको सक्रिय। देखो सक्रिय क्या चीज होती है, तीसरा है सक्रियक, यानी ये अकार्बनिक, ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ये कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब कैसे हो गए, अकार्बनिक प्रकृति के, कार्बन इनमें नहीं पाया जाएगा। ये कुछ क्या होती है, धातु आयन होती है। ये होते क्या एक्चुअली, धातु आयन होते हैं, जो कि इस एपो एंजाइम से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, और जो सहकारक वाला हिस्सा है वो बनाते हैं। तो धातु आयन जो होते हैं उन्हें हम सक्रिय कहते हैं, जैसे कि Fe। आ गई बात समझ में। तो ये आपके क्या है, किसके प्रकार हो गए, सहकारक के प्रकार हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एपोजाइम वाला हिस्सा हमने किसको पढ़ लिया बेटा, प्रोटीन के सॉरी एंजाइम के अंदर पाया जाने वाला, एंजाइम दो हिस्सों से मिलकर बना है। ये डायग्राम भी आना चाहिए आपको, पहला है एपोजाइम और दूसरा है आपका सहकारक। सहकारक के तीन प्रकार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन कौन से हैं, प्रोस्थेटिक, सह एंजाइम और सक्रिय, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एंजाइम की, एपोजाइम की। तो ये क्या है, प्रमुख भाग है प्रोटीन का,
आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद है अलग अलग एंजाइम में प्रोटीन अणुओं की लंबाई भी अलग अलग होती है और एमिनो अम्लों का क्रम भी अलग होता है, क्योंकि ये किससे बना है, प्रोटीन वाला हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एमिनो अम्लों से बनी हुई क्या होगी, प्रोटीन चेन होगी। तो क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि सारे एक ही प्रकार के होते हैं, सब कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो प्रत्येक प्रकार के एंजाइम होते हैं उनमें ये प्रोटीन की जो चेन होती है उनकी लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, और ये जो एमिनो अम्लों का जो सीक्वेंस लगा हुआ है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि ए चेन, एक फर्स्ट चेन में ऐसा है तो दूसरे में ऐसा आ गया, इस तरीके से। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग सीक्वेंस में लगे होते हैं, और इनमें जो संख्या होती है एमिनो अम्लों की वो भी अलग होती है। इस वजह से जो हम कहेंगे कि जो पाए जाने वाले प्रोटीन है उनका जो चेन्स होती है, उनकी नंबर्स जो होती है वो अलग अलग होती है। फिर है प्रोटीन जो है वो कॉलॉइडी प्रकृति के इसलिए होते हैं जिससे कि अधिक सतह क्षेत्रफल मिल सके, ताकि इजीली जो क्रियाधार है वो आके इजीली इससे क्या हो सके, जुड़ सके। तो सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ये कौन सी प्रकृति में होते हैं, कॉलॉइडी प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। फिर जो एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर उनके ये जो एपोजाइम वाला हिस्सा होता है ना, इस एपोजाइम वाले भाग में एक स्पेसिफिक एमिनो अम्लों का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। एमिनो अम्ल का एक पर्टिकुलर पैटर्न, अणु जो होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। इस स्थल को हम बोलते हैं सक्रिय स्थल। क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। ठीक है, यहाँ आकर क्या जुड़ता है, क्रियाधार आकर, या हम बोले अभिकारक आकर क्या करता है, जुड़ता है। तो अभिकारक या क्रियाधार क्या होती है, वो पदार्थ जिस पर एंजाइम अपनी क्या करता है, एंजाइम अपनी क्रिया करता है, उसे हम बोलते हैं क्रियाधार या अभिकारक। तो ये क्रियाधार जो है वो इससे क्या करेगा, जुड़ेगा, और फिर किस में चेंज होगा, उत्पाद में चेंज होगा। क्रियाधार बाद में किससे चेंज होगा, उत्पाद के अंदर। क्रियाधार किस में चेंज होता है बेटा, उत्पाद में चेंज होता है ना। लेकिन ये क्रियाधार इस एंजाइम से जुड़ता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल। और हर जो है एंजाइम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सक्रिय स्थल में क्या होता है, एमिनो अम्लों का एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या होता है, पाया जाता है। आगे बात समझ में। और विशेष क्षेत्र जो पाए जाते हैं, यानी ये ध्यान रखना कि जो एंजाइम्स होते हैं उनमें प्रोटीन वाले भाग में एक से अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें क्रियाधार आकर जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। तो सक्रिय स्थल जरूरी नहीं कि एक ही पाए जाए, एक से ज्यादा पाए जा सकते हैं, पर यहाँ पर क्रियाधार आकर जुड़ते हैं। क्रियाधार वो पदार्थ होते हैं जिन पे ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी क्रिया करेगा है, और उसको किस में बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्रियाधार ये होते हैं। फिर है कि ये तो हो गया क्या, होलो एंजाइम। हमने अभी किसकी बात की, हेलो एंजाइम की। दूसरा, पहला प्रकार हो गया एंजाइम का, कौन सा, हेलोजाइम। ठीक है, दूसरा आ गया राइबोजाइम। ये किससे बना होगा, आरएनए से बना होगा। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करता है, आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करता है। आरएनए में क्या होते हैं बेटा, दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एमआरएनए बनता है ना, उसके निर्माण कैसे होता है, यानी स्प्लाइसिंग में एमआरएनए क्या होता है, बनता है, जिसमें क्या किया जाता है, जो प्रोटीन, जो कोडिंग भाग होते हैं, यानी प्रोटीन निर्माण की जो सूचना रखते हैं, है ना, उन जो कोडिंग हिस्से होते हैं उनको तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो नॉन कोडिंग हिस्से होते हैं जिनमें प्रोटीन से संबंधित सूचना नहीं होती उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर जाके एमआरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस क्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन निर्माण से संबंधित जो भी हिस्से होते हैं उनको जोड़ना, और फिर जुड़ने से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो एमआरएनए का क्या होता है, इससे निर्माण होता है। जो राइबोसोम, जो आरआरएनए है, यानी राइबोजाइम एंजाइम जो है वो मदद करता है इसके अंदर, क्या, राइबोजाइम एंजाइम मदद करता है। दूसरा प्रकार फिर है पूर्ण रूप से प्रोटीन से बने हुए एंजाइम भी होते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीसरा, पूर्ण रूप से प्रोटीन से बने, ये पूरा प्रोटीन से नहीं बना है ना, उसमें कुछ हिस्सा प्रोटीन का है। तो जैसे कि पेप्सिन और यूरिएज,
पेप्सिन और यूरिएज, ये पूरी तरह से प्रोटीन से बने हैं, मतलब इनमें सहकारक पाया ही नहीं जाएगा, नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गई, प्रोटीन की संरचना का जो टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट होता है।